खास पेशकश विश्लेषण और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। ना शोर, ना शराबा, ना हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े हुए मुद्दे और उनके अंदर का हाल। इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात एसी बना ताबूत की आखिरी कील, राजभर की नई डील। क्योंकि जो लड़ाई एसी से शुरू हुई वो नई पर पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने राजभर से किनारा कर लिया और अब राजभर मायावती के साथ जाने की बात कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजभर मायावती के साथ कब तक टिकेंगे, क्योंकि अगर गठबंधन करने में अखिलेश यादव का रिकॉर्ड खराब है तो ठीक राजभर का भी नहीं है। क्योंकि राजभर सपा से पहले भाजपा के साथ गठबंधन में थे, लेकिन 5 साल चलता उससे पहले ही टूट गया। और जिन मायावती के साथ राजभर जाने की बात कह रहे हैं उनसे भी वो 21 साल पहले अलग हो चुके हैं। एसी पर यूपी की सियासत गरम, किसने तोड़ा गठबंधन का धर्म। अखिलेश पर राजभर का हमला, 24 में पूरा होगा बदला। तो अब निकाह के लिए सबसे अच्छी पार्टी कौन है आपकी? बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर लौटकर उसी मोड़ पर आ गई है जहां से 9 महीने पहले शुरू हुई थी। अखिलेश यादव से अलग होने के बाद ओम प्रकाश राजभर को फिर एक बार नए साथी की तलाश है। हालांकि राजभर मायावती के साथ जाने की बात तो कहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजभर का गठबंधन मायावती के साथ अगर हो भी गया तो कितने दिन टिकेगा। तो अब निकाह के लिए सबसे अच्छी पार्टी कौन है आपके लिए? बहुजन समाज पार्टी। आखिर क्यों आप बहुजन समाज पार्टी के प्रति इतना आकर्षित हैं? अब 14 साल उसमें रहे हैं ना, जानते हैं अंदर के हाल। काशीराम जी के साथ रहे हैं, मायावती जी के साथ रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। होशियारपुर जब चुनाव था, मायावती जी चुनाव लड़ रही थी, तो हम लोग बनारस से गए थे चुनाव प्रचार में। तो मायावती जी से मुलाकात हुई आपकी? अब का चल रहे हैं, अब जुगाड़ बना रहे हैं, अब मिलेंगे ना। मिलने के लिए जुगाड़ बनाना पड़ेगा। नहीं, जुगाड़ तो बना हुआ है। अच्छा, लाइन पहले खींच ली गई है। सब सही है। जब जाने की इधर तलाक होने वाला, लिखा पढ़ी हो रही है। आपसे मैंने कल या परसों मैंने कहा ना कि उधर टाइप हो रहा है तलाक। ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि राजभर कहते कुछ हैं और करते कुछ और। क्योंकि जब यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त एबीपी गंगा ने राजभर से पूछा था, तब राजभर ने कहा था कि वो अखिलेश का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन 9 महीने में ही गठबंधन टूट गया। उस गाने के बोल हैं, अभिनेत्री अभिनेता से कहती है, दुनिया की तरह, रस्मों की तरह, कस्मों की तरह, वादों की तरह, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, हम इन्हीं के होके रहेंगे और किसी के हम होने वाले नहीं हैं। दरअसल जितना मौसम नहीं बदलता, उससे ज्यादा राजभर का मिजाज बदल जाता है। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बदल गया था, जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बदल गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि राजभर का अगर मायावती के साथ गठबंधन हो भी गया तो क्या वो लंबे वक्त तक टिक पाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने आज जौनपुर में कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन टूट चुका है। यानी अखिलेश यादव से उन्होंने किनारा कर लिया है और अब बसपा उनका नया ठिकाना होगा। लेकिन सवाल यही है कि मायावती के साथ राजभर कितने दिन टिकेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर इससे पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन बारी बारी वो सबको छोड़ भी चुके हैं। हालांकि गठबंधन से पहले राजभर मायावती के लिए वही बातें कह रहे हैं जो अखिलेश यादव के लिए कहते थे। क्योंकि राजभर की माने तो मायावती जितनी एक्टिव रहती हैं उतने अखिलेश यादव नहीं रहते, जबकि यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त यही राजभर कुछ और कहा करते थे।
अखिलेश से तो आगे हैं। 4 मीटिंग उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी में 4 मीटिंग पूरे उत्तर प्रदेश के 18 मंडल से बुला करके मीटिंग कर चुकी 4 बार। अखिलेश जी तो एक बार नहीं की। आप बताइए, एसी में दोनों हैं, दोनों के काम को देख लीजिए। एसी में अमित शाह जी भी रहते हैं, लेकिन काम को देख लीजिए। तो संगठन का काम धरातल पे कैसे हो, नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है उसको। वैसे एक सवाल राजभर के टिकाऊ होने का भी है, क्योंकि राजभर भाजपा से लेकर समाजवादी पार्टी तक से हाथ मिला चुके हैं, लेकिन दोनों में से किसी के साथ भी उनका गठबंधन ज्यादा नहीं चला। वहीं जिस बसपा के साथ राजभर जाने की बात कर रहे, उनके साथ राजभर पहले भी सियासी रूप से रह चुके हैं, या यूं कहें कि राजभर ने राजनीति का क इसी बसपा में रहकर सीखा, लेकिन 2001 में बसपा से अलग हो गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि राजभर बसपा के साथ रहकर क्या अपनी छड़ी को मजबूत कर पाएंगे। आजमगढ़ लोकसभा बाई इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी क्या स्थिति रही? मात्र 36,000 वोट बीजेपी से कम पाई है। बीजेपी से जो जीता हुआ कैंडिडेट है, सभा घरवा दी। हम अगर उसके साथ खड़े हो गए तब अब की बात है। दरअसल जिस बसपा के साथ जाने की बात राजभर करते हैं, वो बसपा खुद बुरे दौर से गुजर रही। विधानसभा चुनाव में उसका सिर्फ एक विधायक ही जीत पाया, जबकि लोकसभा में 10 सांसद हैं, लेकिन उसमें सपा का बड़ा योगदान था। और उससे भी बड़ी बात ये कि राजभर जिस आजमगढ़ उपचुनाव के लिए मायावती की तारीफ कर रहे, वहाँ बसपा तीसरे नंबर पर थी। मतलब राजभर अखिलेश से बदला लेने के लिए बड़ा दांव चलने जा रहे, लेकिन ये बदला पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात चाचा भतीजे में लेटर वॉर की, क्योंकि कल एक चिट्ठी अखिलेश यादव की तरफ से जारी की गई थी और आज उसके जवाब में एक खुला पत्र प्रसपा ने जारी किया। तो सूबे की सियासत का पारा चढ़ गया, क्योंकि प्रसपा ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए, बल्कि उसके काम करने की रणनीति पर भी जमकर हमला बोला। अब 24 की लड़ाई का है सवाल, क्योंकि एक बार फिर शिवपाल और अखिलेश आमने सामने होंगे। ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है कि शिवपाल 19 में अखिलेश का खेल पहले ही खराब कर चुके हैं। भतीजे के बाद चाचा की तरफ से चिट्ठी जारी, समाजवादी खेमे में सियासत भारी। सपा पर प्रसपा की चढ़ाई, सोशल मीडिया पर लड़ाई। शनिवार को जो लेटर अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को लेकर जारी किया था, उससे चाचा भतीजे के रिश्ते एक बार फिर तल्ख हो गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लेटर के बाद अब एक खुला पत्र प्रसपा की तरफ से जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि शिवपाल यादव को पत्र जारी करने का अधिकार सिर्फ मुलायम सिंह यादव को है। मतलब इस लेटर के जरिए ये जताने की कोशिश की गई कि शिवपाल यादव को कुछ भी कहने का हक समाजवादी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव रखते हैं। अब इस लेटर को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। मुझे हो गया राजनीति में, जो हमने समाजवादी पार्टी में, मैंने अपने जीवन का 20 साल समाजवादी पार्टी को दिया। जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का दौर था, उसमें नौजवानों को सुना जाता था, उसमें नौजवानों का क्या हर वर्ग के लोगों को सुना जाता था। पर आज की जो स्थिति है, वो समाजवादी पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन के रह गई है। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, माननीय नेताजी हर वर्ग के लोगों से मिला करते थे, आखिरी पंक्ति के कार्यकर्ता से तक वो सवाल जवाब करते थे, वो उनकी बात सुनते थे। पर आज क्या हो गया है कि जो भैया को सुनने में अच्छा लग रहा है, वही बात उनके कानों तक आ रही है। अगर कोई गलत बात बोलता है, कोई समझाने की बात बोलता है, तो वो जो चार चाटुकारता है, उसको पार्टी के कार्यालय के अंदर तक घुसने नहीं देते हैं। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को पत्र लिखकर गठबंधन से अलग करने की बात कही, तो अब शिवपाल ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्वीट का जवाब एक ट्वीट के रूप में दिया, और अब लोहिया वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष ने एक पत्र जारी किया है और ये कहा है कि शिवपाल सिंह यादव को इस तरह का पत्र लिखने का अधिकार सिर्फ मुलायम सिंह यादव को है। प्रसपा के लोहिया वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष ने यहां तक कह डाला कि सपा नेता ये बताएं कि उन्होंने अपने दम पर अब तक कितने बूथ जिताए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चाचा भतीजे जमकर एक दूसरे पर लेटर बम फोड़ रहे।
जिसकी शुरुआत शिवपाल यादव ने उस वक्त की जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 25 साल पुरानी अखबार की एक कटिंग का हवाला देते हुए अखिलेश यादव से यशवंत सिन्हा को वोट न देने की अपील की थी। नेताजी पर ISI का एजेंट बताने वाले लोग, तो उसको जो पक्का समाजवादी हो, कट्टर समाजवादी होगा और नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति होगा, वो ऐसे व्यक्ति को कभी समर्थन नहीं करेगा। जानकारों की माने तो शिवपाल ने सपा विधायकों से जो भावुक अपील की उसका असर राष्ट्रपति चुनाव पर देखने को मिला, क्योंकि सपा की तरफ से जितने वोट यशवंत सिन्हा को मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। कई विधायकों ने शिवपाल यादव के प्रभाव में आकर क्रॉस वोटिंग तक कर दी, जिसका असर ये हुआ कि सपा ने अब शिवपाल से अपना रिश्ता पूरी तरह से तोड़ लिया है। अब टीम शिवपाल ने भी मोर्चा संभाल दिया है, मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए बड़ा खेल करने की तैयारी हो रही। हालांकि समाजवादी पार्टी इस पर पूरी तरह से मौन है। साहब, कल जो लेटर जारी किए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, तो क्या ये राष्ट्रपति चुनाव जो क्रॉस वोटिंग हुई उसी की चलते है? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने, वो हम क्या बता सकते हैं। अब सबकी निगाहें 24 की जंग पर है, क्योंकि फिर एक बार चाचा भतीजे आमने सामने होंगे। शिवपाल खुद भले न जीत पाए, लेकिन वो अखिलेश का खेल खराब करने का दम जरूर रखते हैं। ये बात 2019 के चुनाव में साफ हो चुकी है, क्योंकि ये शिवपाल यादव ही थे जिनकी वजह से सपा फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं जैसे मजबूत किले हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात मायावती के ट्रांसफर युद्ध की, क्योंकि पिछले दिनों PWD विभाग में तबादले को लेकर जो तूफान मचा था उस पर अब मायावती ने मोर्चा खोल दिया है और ट्रांसफर पोस्टिंग को गंदा धंधा बताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। बड़ी बात यह है कि मायावती ने यह हमला ऐसे वक्त में बोला है जब सरकार ने कुछ दिन पहले ही तबादले को लेकर एक्शन लिया था। ट्रांसफर पोस्टिंग का नया धंधा मायावती ने बताया गंदा। तबादला नीति पर फायर माया, सरकार पर साधा निशाना। राष्ट्रपति चुनाव में भले ही मायावती भाजपा के समर्थन में खड़ी नजर आई हों, लेकिन यूपी में तबादला नीति पर वो गर्म नजर आ रही, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से PWD विभाग में तबादले पर CM योगी ने एक्शन लिया, अब उस पर मायावती ने मोर्चा खोल दिया, क्योंकि मायावती ने एक नहीं बल्कि कई हमले सरकार पर बोले। पहला हमला ट्रांसफर पोस्टिंग को नया धंधा बताया। दूसरा हमला ये कि इसका खुलासा खुद सरकार को करना पड़ रहा है। तीसरा हमला ये कि मायावती ने यूपी की कानून व्यवस्था को कमजोर बताया है। यूपी में तबादलों में भ्रष्टाचार को लेकर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि प्रदेश में तबादलों का धंधा चल रहा है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि प्रदेश सरकार कार्रवाई के नाम पे दिखावा कर रही है और सिर्फ छोटी मछलियों को ही पकड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े अफसर भी ऐसे तबादलों में भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मायावती की माने तो ये सारा खेल बड़ी मछलियों को बचाने के लिए किया जा रहा, क्योंकि लखनऊ ऑफिस की जिस बैठक में मायावती ने ये बातें कही उसमें साफ तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के पदाधिकारियों के शामिल होने की बात भी कही। और उससे भी बड़ी बात यह कि मायावती ने हमला ऐसे वक्त में किया जब सरकार ने खुद ही अपने एक मंत्री के विभाग में हुए ट्रांसफर पर एक्शन लिया है। तो सवाल बड़ा हो गया कि क्या मायावती ने हमला करके भाजपा की दुखती रग पर हाथ रख दिया, क्योंकि जैसे ही मायावती ने निशाना साधा, भाजपा पलटवार करने से नहीं चूकी और मायावती को उनका कालखंड याद दिला दिया। मायावती जी के शासनकाल में तबादला एक उद्योग के रूप में काम करता था और आज मायावती जी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से तबादले को लेकर के एक सुस्पष्ट नीति है और उस नीति का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश में तबादले हुए हैं और जहां कहीं भी इस नीति का उल्लंघन हुआ है, खामी हुई है, वहां पर कठोरता से कार्रवाई भी करने का काम किया है। हमने तबादले को धनार्जन करने का एक उद्योग नहीं माना है, जैसा सपा बसपा की सरकारों में जातिगत आधार पर और पैसे के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हुआ करता है। मतलब किसकी कमीज कितनी गंदी है, इसको लेकर सियासी जंग छिड़ गई है, क्योंकि जिस पोस्टिंग और तबादले की बात मायावती ने कही उस पर अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक निशाना साध चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।
और अब बात 24 विजय के चक्रव्यूह की, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्षी दल राष्ट्रपति चुनाव की हार पर मंथन भी नहीं कर पाए हैं, वहीं भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि आज दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहे, जिसे जानकार 24 की तैयारी का ब्लूप्रिंट बता रहे हैं। चौबीस विजय पर चिंतन, सीएम के साथ पीएम का मंथन। दिल्ली में टारगेट सेट, तीसरी बार होंगे बैक। यूपी में जीत का परचम लहराने के बाद भाजपा की नजर 24 की जंग पर, जिसकी तैयारी पीएम मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ बैठक कर शुरू कर दी। रविवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के अलावा भाजपा शासित दूसरे राज्यों के सीएम भी शामिल हुए। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद थे। बीजेपी अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों को जीत का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को निर्देश दिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी। जाहिर है, प्रधानमंत्री के साथ आज हुई इस बैठक के बाद अब बीजेपी के कार्यक्रमों में इसकी झलक भी देखने को मिलेगी। दिल्ली में हुई इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक पहले दिन की बैठक में पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके काम की रिपोर्ट ली और केंद्र की योजनाएं आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक कैसे पहुंचाई जाए, इस पर लंबी चर्चा हुई। भाजपा की नजर उन लोकसभा सीटों पर है जहां पिछली बार भाजपा चुनाव हार गई। यूपी में करीब ऐसी 14 सीटें हैं, क्योंकि जब से भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ में कमल खिलाया, तब से भाजपा का जोश हाई है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि खुद सीएम योगी यूपी में सभी 80 सीट जीतने की बात कह चुके हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। दरअसल भाजपा को 24 में सबसे ज्यादा उम्मीद यूपी से ही है, क्योंकि 2014 और 2019 में भाजपा ने यूपी से ही दिल्ली का सफर तय किया। लेकिन इस बार भाजपा की कोशिश पूरे देश में फिर से कमल खिलाने की है, जिसके लिए खुद पीएम मोदी अगले साल से ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं। क्योंकि 2019 में एनडीए ने 352 सीटें जीती थी, जिसमें 303 सीट अकेले भाजपा की रही। पर इस जीत के लिए सबसे ज्यादा मेहनत पीएम मोदी ने की थी, जिन्होंने 2019 में 142 रैलियां की और करीब 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की। अब पीएम मोदी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि दिल्ली की बैठक में पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 24 की पूरी रूपरेखा खींच दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात पहाड़ तोड़ बारिश की, क्योंकि आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है, जिसने पहाड़ों की रानी मसूरी की सूरत बिगाड़ दी है। क्योंकि आज हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं जमीन खिसक रही है। पहाड़ पर भारी तबाही, बात जान पर आई। ढह गए पहाड़, चट्टानों की चीखती दहाड़। पहाड़ों की रानी मसूरी इन दिनों बारिश से त्राहिमाम कर रही, क्योंकि तस्वीरों को देखकर आपका हाल बुरा है तो सोचिए उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी
जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मसूरी में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मसूरी के बूचड़खाना क्षेत्र में पानी का आया उफान सड़क किनारे खड़ी बाइक और स्कूटर को भी अपने साथ बहा ले गया। वहीं 2 बच्चे पानी के बहाव में आने से बच गए। गनीमत रही कि बच्चों की मां समय पर पहुंच गई और बच्चों को सड़क किनारे से निकालकर अपने घर ले गई, नहीं तो अनहोनी होते देर नहीं लगती। मसूरी का भट्टा फॉल भी अपने रौद्र रूप में बह रहा, जैसे मानो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन सबसे भयानक तस्वीर पिथौरागढ़ से आई, जहाँ लगातार हो रही बारिश के बीच एक बड़ी चट्टान ताश के पत्तों की तरह ढह गई। दरअसल पहाड़ पर इस वक्त बुरा हाल है। कहीं पहाड़ खिसक रहे तो कहीं नदी और नाले डरा रहे। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते कफुधार के पास की सड़क कई दिनों से बंद पड़ी है। नीचे नदी है, लेकिन इसके बाद भी लोग जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। उधर मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे सावधान रहने को कहा है। मतलब जो अब तक हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जहां एक तरफ बारिश की डबल डोज है तो दूसरी तरफ पानी एक खोज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है। किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। जहां एक तरफ देश का एक हिस्सा जलमग्न है, वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है, जो सूखे की मार झेल रहे हैं। ये तस्वीर उसी बुंदेलखंड की है जो एक बार फिर सूखे की मार झेल रहा है, क्योंकि यहाँ किसानों ने खेतों में खाद बीज डाल दिए हैं, लेकिन बारिश नहीं होने से पूरी फसल बर्बाद हो गई। धान की बेड़ तैयार है, मगर पानी नहीं बरस रहा, तो इसलिए सब किसान खेत की सब तैयारी है, खेत की केवल पानी की कमी है। कुछ ऐसा ही हाल गोरखपुर का भी है, जहां बारिश करवाने के लिए लोग मेंढक मेंढकी की शादी करा रहे हैं। दरअसल प्राचीन समय में जब बारिश नहीं होती थी तो टोटके के रूप में लोग मेंढक मेंढकी की शादी कराते थे, जिससे इंद्र देवता खुश होकर बारिश कर देते थे। यह एक टोटका है जो आज हम लोग कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग हवन यज्ञ कर करके इंद्र देवता वरुण देवता को प्रसन्न करते हैं। आज मैं ये कार्यक्रम किया हूँ, मुझे 100% विश्वास है कि आज से यह पानी बरसात होगी। अब इन्हें कौन बताए कि जमाना जय जवान जय किसान से जय विज्ञान तक पहुंच गया है, लेकिन यहाँ सवाल बारिश का है जो एक खोज बन गई है। क्योंकि गोरखपुर हो या कानपुर देहात, सबकी परेशानी एक जैसी है। कोई मेंढक मेंढकी की शादी करा रहा है तो कोई ढोलक मंजीरे बजाकर भगवान शिव को खुश कर रहा है। लेकिन जब बात इससे भी नहीं बनी तो गांव की महिलाओं ने हल उठा लिया। दरअसल बारिश के देवता भगवान इंद्र को खुश करने के लिए लोग नए नए जतन अपना रहे हैं कि कैसे भी बस बारिश हो जाए। पूजन किया, घी गुड़ लेके पूजन किया, दीप दिया, उनको चबेना दिया, सब काम किया और हल जोता हम महिलाओं ने। और हमारे खेत ऐसे सूखे पड़े कि धूल उड़ रही है। मैं आप अपने भगवान को मनाने के लिए हल चला रही है। सब महिलाएं मिलकर प्रभु खुश हों। दरअसल बारिश की ऐसी बेरुखी 20 साल बाद देखने को मिली है। जून से लेकर अभी तक महज 91.6 मिलीमीटर बारिश ही कानपुर में हुई है, जबकि अब तक सामान्य रूप से 248 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी। इससे पहले ऐसा हाल 2002 में हुआ था। मतलब कहीं बारिश ही बारिश है तो कहीं बारिश की एक बूंद तक नहीं है। ये कुदरत की अजब माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।